हेलो गाइस, आज डायनेमिक्स का हमारा लेक्चर 9 है और आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे। आज हम बात करेंगे सर्कुलर मोशन के बारे में। बात कि सर्कुलर मोशन में हमने काइनेमेटिक्स सीख लिया था। अब हम क्या बात कर रहे हैं, डायनेमिक्स की बात कर रहे हैं इस चैप्टर में। तो सर्कुलर मोशन के डायनेमिक्स की बात करेंगे। तो हमने काइनेमेटिक्स में बेसिकली क्या सीखा था। काइनेमेटिक्स में सीखा था कि अगर ये कोई पार्टिकल है जो कि सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात कर लेते हैं। पहले हम बात करते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब होता है कि जो इसकी जो स्पीड है, जिस स्पीड से ये मूव कर रहा है v, वो क्या कांस्टेंट है। तो किसी कांस्टेंट स्पीड v से ये एक सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है। तो हमने क्या सीखा था, कि इस पे कुछ रेडियल एक्सेलरेशन होगी ar, जो कि क्या होगी, परपेंडिकुलर टू दी वेलोसिटी v किसी भी पॉइंट पे, या फिर कह सकते हैं टूवर्ड्स दी रेडियस। तो ar होगी, वो क्या होगी, टूवर्ड्स दी रेडियस, टूवर्ड्स दी सेंटर, अलॉन्ग दी रेडियस, टूवर्ड्स दी सेंटर अलॉन्ग दी रेडियस के अलॉन्ग टूवर्ड्स द सेंटर डायरेक्शन में ए आर होगी। और उस ए आर का हमने मैग्नीट्यूड कितना कहा था कि जो ए आर का मैग्नीट्यूड होगा वो होगा हमारा वी स्क्वायर बाई कैपिटल आर। कैपिटल आर क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल। कैपिटल आर क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल। ओके, और इसे वी स्क्वायर बाई आर को हम लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर आर बी, वेयर ओमेगा क्या होता है, मतलब ओमेगा होता है एंगुलर वेलोसिटी और वी होती है उसकी नॉर्मल वेलोसिटी, जो भी कहते हैं। तो ये हमने सीखा था कहाँ पे, काइनेमेटिक्स में, राइट। तो अगर हम डायनेमिक्स की बात करते हैं तो डायनेमिक्स में हम क्या बात करते हैं, फोर्सेस के बारे में बात करते हैं कि ये जो ए आर है वो क्यों होगी। तो क्या होता है कि अगर ये जैसे सर्कुलर मोशन था अगेन, और इसकी मैं ऐसे कह रहा हूँ, ये पार्टिकल है, इसका कुछ मास क्या है, एम है, एम मास का पार्टिकल है, और ये कुछ v वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा है। और मैं इस पर कह रहा हूँ, इस पर जो ए आर होगी वो मैं ऐसे शो कर रहा हूँ, वो किसके इक्वल होगी, वो होगी हमारी ओमेगा स्क्वायर कैपिटल आर। मैं ये कह रहा हूँ कि जो ए आर है वो हमारी ओमेगा स्क्वायर कैपिटल आर के इक्वल है। तो अगर मैं इस एम मास के ब्लॉक का एफ बनाऊंगा इस सर्कुलर मोशन, इस वाले प्लेन में और सर्कुलर मोशन में, तो मुझे पता होगी कि इस साइड कुछ एफ लग रही होगी, लाइक एफ, मुझे ये नहीं पता एफ की क्वांटिटी कितनी होगी, जिसकी वजह से ये एक्सलेशन आएगा ओमेगा स्क्वायर। तो जब मैं वो करूँगा तो एफ नेट कितना आएगा, एफ नेट आएगा मेरा m टाइम्स एक्सलेशन विच इज ओमेगा स्क्वायर आर। तो मैं क्या कह सकता हूँ, तो काइनेमेटिक्स में हमने कहा था कि अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है तो उसके पास एक एक्सलेशन लगी होगी, जिसे हम रेडियल एक्सलेशन या फिर सेंट्रीपिटल एक्सलेशन कहते हैं, जिसकी वजह से वो मूव कर रहा है सर्कुलर मोशन में। वो सेंट्रीपिटल एक्सलेशन का मैग्नीट्यूड होता है वी स्क्वायर बाई आर। ओके, ये हमने क्या कहा था, एक जब पार्टिकल एक सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है। अब हम डायनेमिक्स के तरीके से हम ये कह सकते हैं कि एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन में जब भी मूव करेगा जब उस पर एक फोर्स लग रही होगी टुवर्ड्स द रेडियस, जो कि होगी ओमेगा आपकी एफ के इक्वल, और एफ का जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा एम टाइम्स ओमेगा स्क्वायर आर। तो बेसिकली मैं डायनेमिक्स के टर्म में ये बोल सकता हूँ कि जो एफ नेट होगी, ये जो एफ नेट होगी वो सेंट्रीपिटल फोर्स होगी, सेंट्रीपिटल फोर्स होगी। और सेंट्रीपिटल फोर्स कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं होती, बेसिकली जो भी फोर्स लग रही होगी जिसकी वजह से वो पार्टिकल सर्कुलर मोशन में मूव करेगा, उसी फोर्स का नाम हम सेंट्रीपिटल फोर्स कह देंगे। एग्जाम्पल अगर इसकी बात करें तो अगर कोई सैटेलाइट है जो कि अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रही है, तो जो ग्रेविटेशनल पुल है अर्थ का, उसकी वजह से वो रिवॉल्व कर रही है सैटेलाइट, तो वो जो ग्रेविटेशनल पुल है बेसिकली वो सेंट्रीपिटल फोर्स हो जाएगा इस केस में, राइट। तो या फिर अगर हम कह सकते हैं कि ये ले लेते हैं, ये कोई स्ट्रिंग है और इस पर कोई एम मास का ब्लॉक लटक रहा है और ये ऐसे कॉनिकल पाथ बना रहा है, राइट। तो ये जो एम मास का ब्लॉक है ये ऐसे सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। तो जो ये एम मास का ब्लॉक है सर्कुलर पाथ में क्यों मूव कर रहा है, क्योंकि अगर स्ट्रिंग ऊपर की साइड टी है तो इसका एक टी साइन थीटा, अगर ये वाला एंगल समथिंग लाइक ये वाला एंगल अगर थीटा है तो ये टी साइन थीटा होगा, राइट। टी साइन थीटा वाला टूवर्ड्स द सेंटर है, तो ये टी साइन थीटा वाले कंपोनेंट जो कि इस सर्कल के सेंटर के अलॉन्ग दी रेडियस है, टुवर्ड्स द सेंटर अलॉन्ग दी रेडियस है, ये वाली फोर्स की वजह से ये जो पार्टिकल है, ये जो बॉल थी, ये ऐसे मूव कर रही है सर्कुलर मोशन में। तो यहाँ पे जो टी साइन थीटा हो गया वो आपको हो गई सेंट्रीपिटल फोर्स हो गई। तो सेंट्रीपिटल फोर्स कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं होती, बल्कि जो भी फोर्स जिसकी वजह से वो पार्टिकल सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है उस फोर्स को हम सेंट्रीपिटल फोर्स कह देते हैं। ओके, तो ये आपकी क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बेसिकली थ्योरी थी, टाइप ऑफ। नॉन यूनिफॉर्म में आप कुछ भी नहीं करोगे। नॉन यूनिफॉर्म यहीं पे मैं छोटा सा बना देता हूँ। नॉन यूनिफॉर्म में बेसिकली जो ये आपका सेम सर्कुलर मोशन था अगर, तो दो एक्सलेशन होती है, राइट। एक एक्सलेशन ऐसे होती है ए टी और एक एक्सलेशन ऐसे होती है, सॉरी ए टी, और एक एक्सलेशन ऐसे होती है ए आर, राइट। तो जो एफ होगा वो आपका एफ
रेडियल या फिर सेंट्रीपिटल फोर्स कह सकते हो, वो कितनी होगी आपकी बेसिकली m टाइम्स ए आर, जो कि ए आर क्या होता है आपका v²/r, राइट। और जो एफ टी बेसिकली टेंजेंशियल फोर्स आप कह सकते हो m टाइम्स ए टी होगी। तो ए टी और ए आर अगर आपको पता है तो आप f निकाल सकते हो वगैरह वगैरह, f पता है तो बेसिकली ए टी और ए आर निकाल सकते हो। तो ये नॉन यूनिफॉर्म में एग्जांपल्स जब क्वेश्चंस करेंगे जब आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। थ्योरी के नाम पे कुछ खास है नहीं, तो थ्योरी के नाम पे बस डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन में इतना ही था, ठीक है। क्वेश्चंस करेंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा। बेसिकली सिंपल है कि यहाँ पे सिर्फ जब हम बात कर रहे थे काइनेमेटिक्स में तो सिर्फ हम एक्सेलरेशन और वेलोसिटीज़ की बात करते हैं, जब हम डायनेमिक्स की बात करते हैं तो हम फोर्सेस की भी बात करते हैं। तो जब तक हम काइनेमेटिक्स में बात कर रहे थे तब तक हम बस ये कह रहे थे कि अगर वो सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है तो उसकी ω²r एक्सेलरेशन होगी टुवर्ड्स द सेंटर अलॉन्ग द रेडियस, रेडियल एक्सेलरेशन जिसे हमने कहा था, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी जिसे हमने कहा था। और अब हम बात कर रहे हैं कि वो क्यों होगी, क्योंकि कोई फोर्स होगी टुवर्ड्स द सेंटर अलॉन्ग द रेडियस, जिसकी वजह से वो रेडियल एक्सेलरेशन होगी, जिसकी वजह से वो मूव कर रहा होगा सेंटर की तरफ। तो ये डायनेमिक्स होती है कि क्यों हो रहा है मोशन, फोर्स का कैसे लग रही है, उनका जो स्टडी होती है उसे डायनेमिक्स कहते हैं। तो ये हमारा सर्कुलर मोशन की बात हो गई थ्योरी की। कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, तो क्वेश्चन एक करते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन है हमारा कि ये एक टेबल है, सर्कुलर टेबल या फिर डिस्क, कुछ भी कह लो, सर्कुलर डिस्क कह लेते हैं। चलो सर्कुलर डिस्क है, ये इसका सेंटर है। इस सर्कुलर डिस्क से कुछ स्मॉल आर रेडियस पे एक ब्लॉक रखा है m मास का। ओके, अब ये सर्कुलर डिस्क जो है, तो अगर मैं ये करता हूँ, ये एक्सिस बना देता हूँ, ये एक्सिस दिख रही है कि अगर ये सर्कुलर डिस्क ऐसे हॉरिजॉन्टल में है तो ये एक्सिस ऐसे उसके परपेंडिकुलर है, तो ये एक्सिस है। तो इस एक्सिस के अलॉन्ग वो ओमेगा से रोटेट कर रहा है सर्कुलर डिस्क। तो ये सर्कुलर डिस्क ऐसे ओमेगा से बेसिकली ऐसे रोटेट कर रही है। ये अगर पूरी सर्कुलर डिस्क है ऐसे है तो ये ऐसे रोटेट कर रही है, ठीक है। तो ये हमने बता दिया, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। हमें और क्या क्वेश्चन में गिवन है? हमें गिवन है कि सर्कुलर डिस्क और जो इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है m मास का रेडियस पे, उनके बीच में जो फ्रिक्शन है वो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू गिवन है, ठीक है। म्यू हमें कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन गिवन है। अब सोचो अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो क्या होता? फ्रिक्शन नहीं होता तो ये सर्कुलर डिस्क तो रोटेट करने लगती, और जो ये m मास का ब्लॉक है क्योंकि बीच में कोई फोर्स नहीं लगती, लाइक स्लिपिंग, तो स्लिपिंग होती सिंपली, राइट। इसके ऊपर एक m मास का अगर हमें FVD बनाते तो नीचे की साइड कुछ mg फोर्स लगती, ऊपर की साइड कुछ नॉर्मल फोर्स लगती, कोई इस पर एक्सेलरेशन नहीं होता। ये m मास का ब्लॉक यहीं पे रखा रहता है और ये जो सर्कुलर डिस्क है ये क्या कहते हैं, रोटेट होती रहती है। अगर ये m मास के ब्लॉक पे मैं ब्लैक इंक लगा देता तो आप सोच सकते हो कि एक ब्लैक रिंग टाइप ऐसे बन जाती इस m मास के ब्लॉक की। समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? बेसिकली कि m मास का ब्लॉक स्पेस टाइम में अगर आप देखोगे, अगर कोई बंदा दूर से देख रहा है तो ये m मास का ब्लॉक अपनी जगह पे फिक्स रहता, ये नीचे सर्कुलर डिस्क गोल गोल मूव करती रहती और मतलब ऐसा रहता, ठीक है। तो m मास की पोजीशन स्पेस टाइम में मूव नहीं करती, एक पॉइंट पे फिक्स रहती क्योंकि फ्रिक्शन नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो, अब इस क्वेश्चन में फ्रिक्शन है। अब फ्रिक्शन है तो क्या क्या हो सकता है? फ्रिक्शन है तो जब ये नीचे वाली डिस्क रोटेट करनी स्टार्ट होगी तो ये सरफेस और जो m मास का ब्लॉक उसके ऊपर रखा है उन दोनों सरफेस के बीच में फ्रिक्शन होगा कुछ, जिसकी वजह से वो स्लिपिंग को रोकेगा। तो जो फ्रिक्शन क्या काम करेगा, तो जैसे इस पॉइंट पे अगर हम इस टाइम पे कुछ बात कर रहे हैं, टाइम t = 0 पे ये सिनेरियो है और वो मूव करना स्टार्ट हुआ तो कुछ इस पर फ्रिक्शन फोर्स लगेगी। कैसे लगेगी बेसिकली? तो इस पर जब फ्रिक्शन फोर्स लगेगी तो इसका हम कैसे देखते हैं फ्रिक्शन फोर्स की? इसकी टेंडेंसी टू स्लाइड किधर होगी। तो आप सोच सकते हो कि जब आप इस सर्कुलर टेबल पे m मास का ब्लॉक रखोगे, अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो m मास का ब्लॉक नॉर्मल रहेगा, लेकिन जैसे फ्रिक्शन होगा इस m मास के जो ब्लॉक की जो टेंडेंसी होगी ना स्लाइड करने की, वो आउटवर्डली होगी। आप सोचते हो ना जैसे कोई गोल गोल चीज़ घूम रही है बहुत तेज़ी से तो बाहर की साइड जाने की कोशिश करती है वो चीज़। लाइक अगर आप धागे में कोई पत्थर बांध के उस गोल गोल घुमाते हो, जो पत्थर है वो बाहर की साइड जाता है ना, रेडियली आउटवर्ड्स जाता है, राइट। सिमिलरली और भी आप एग्जांपल ले सकते हो, जैसे आप झूले पे बैठते हो जो गोल गोल घूमने वाला झूला होता है, तो आपके पे एक पुश लगता है बाहर की साइड जाने का, है ना। तो जो अब ऐसी इस केस में अगर फ्रिक्शन नहीं होती तो इस पर कोई कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। इसका FVD बनाते हैं, फ्रिक्शन नहीं है अगर, तो सिंपल हम बात करते हैं इस m का अगर मैं FVD बनाता, इस m का अगर मैं FVD बनाऊँगा तो नीचे की साइड mg जो कि ग्राउंड लगा रहा है, ऊपर की साइड नॉर्मल फोर्स, ठीक। अगर फ्रिक्शन नहीं होती तो यहाँ पे बात समाप्त हो जाती। तो आप देख सकते हो कोई किधर और फोर्स नहीं लग रही तो इसका कोई मोशन भी नहीं होता, कुछ मूवमेंट भी नहीं होता, ये अपनी जगह आराम से रहता है क्योंकि फ्रिक्शन लेस है, ओके। लेकिन अब फ्रिक्शन लग रही है, तो जैसे ही फ्रिक्शन लग रही है तो उस फ्रिक्शन की वजह से ये जो है ये वाली ब्लॉक और इस वाले टेबल के बीच में कुछ मतलब वो एक साथ जुड़ से गए फ्रिक्शन की वजह से, राइट। तो अब जैसे ये टेबल सर्कुलर मोशन में घूम रही है तो इसकी वजह से ब्लॉक का भी कुछ टेंडेंसी होगी सर्कुलर मोशन में घूमने की, उस टेंडेंसी की वजह से इस पर एक आउटवर्डली फोर्स लगती है कि बाहर की साइड खींचने लगता है। तो अब ऐसा होता,
ठीक। लेकिन अब हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि ऐसा केस बताओ कि फ्रिक्शन का, ठीक, अगर ये मतलब ये म्यू की वैल्यू कुछ कम होती, फ्रिक्शन की वैल्यू कुछ कम होती, तो ये बाहर की साइड आउटवर्डली चला जाता। लेकिन अब हम कह रहे हैं कि कुछ ऐसा केस बताओ कि म्यू की वैल्यू मिनिमम कितनी हो कि ये आउटवर्डली ना जाए, बेसिकली इसके साथ ही घूमता रहे। जितनी रोटेशन से ये टेबल घूमी ओमेगा से, तो ये वाला भी ओमेगा से घूमता रहे इस पाथ में, स्मॉल आर वाले पाथ में, एक सर्कुलर मोशन वाले पाथ में घूमता रहे। ये अगर इसका सेंटर है सर्कुलर मोशन का, तो ये आर रहे और इसके जो रोटेशन है वो ओमेगा रहे। ऐसा पाथ वो कवर करता रहे बेसिकली। तो किसते म्यू पे होगी, तो मैंने क्या कहा कि इसका जो आउटवर्डली होगा स्लिपिंग की टेंडेंसी, तो जो इस पर जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगी वो इनवर्डली लगेगी। तो अगर इस पॉइंट पे बात करता हूँ तो ऐसे फ्रिक्शन फोर्स लगेगी, इस पॉइंट पे बात करता हूँ तो ऐसे, तो टूवर्ड्स द रेडियस, टूवर्ड्स द सेंटर अलॉन्ग द रेडियस, ऐसे फोर्स लग रही होगी फ्रिक्शन फोर्स। तो ऐसी फोर्स को हम क्या कहते हैं, जो फोर्स किसी पार्टिकल को, एम मास के पार्टिकल को सर्कुलर मोशन में घूमने पे मजबूर कर रही है उस, और जो सेंटर की तरफ लग रही है ऐसे, उस फोर्स को हम जनरली सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन फोर्स है वो सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रही है। ओके, तो ये इतना क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया। तो बस फिर तो क्वेश्चन अब सिंपल हो गया। अब आपको पता है बेसिकली जो एफ फोर्स है वो सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रही है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होता है फॉर्मूले से, एम टाइम्स ओमेगा स्क्वायर, आर मतलब जिस रेडियस में वो घूम रहा है तो स्मॉल आर आएगा। तो और ये एफ आपको पता है नॉर्मली कितनी होती है, हमसे पूछा मिनिमम म्यू कितना हो, तो स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम म्यू पे, तो म्यू टाइम्स एन, एन आपको पता है एम जी के इक्वल होगा, तो म्यू टाइम्स एम जी इक्वल्स टू एम टाइम्स ओमेगा स्क्वायर आर, एम से एम काट सकते हो आप, तो म्यू की वैल्यू आपकी आ गई यहाँ से ओमेगा स्क्वायर आर बाय जी। तो इतना मिनिमम आपको कम से कम म्यू चाहिए कि वो आराम से सर्कुलर मोशन कर सके। इससे ज़्यादा म्यू बढ़ाओगे तो बेसिकली फ्रिक्शन फोर्स का बजट बढ़ जाएगा, तो वो कम काम में काम हो जाएगा। उसका जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगी वो बेसिकली बस एम ओमेगा स्क्वायर आर लगेगी बेसिकली, राइट। तो म्यू एन फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू होती है, मैक्सिमम बजट होता है। तो अगर मिनिमम म्यू की बात कर रहे हैं तो कम से कम म्यू में, ताकि उसका बजट मिनिमम इतना पहुंच जाए कि वो एम ओमेगा स्क्वायर आर के इक्वल हो जाए। उसके बाद अगर हम म्यू की वैल्यू इससे ज़्यादा बढ़ा देते हैं तो जो फ्रिक्शन फोर्स है वो कम में ही काम कर लेगी। तो ये आपका क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन इंटरेस्टिंग था, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था आपको ये इमेजिनेशन आनी चाहिए कि जब ये ब्लॉक पे जैसी जिस पॉइंट पे हमने कहा कि फ्रिक्शन है इन दोनों के बीच में, तो उसकी वजह से आप सोच सकते हो कि जो इसकी जो स्लाइडिंग टू टेंडेंसी होगी, बेसिकली इस पर एक्सेलरेशन जिधर लग रहा होगा वो किधर लग रहा होगा, वो इस पर आउटवर्डली लग रहा होगा एक्सेलरेशन कुछ, जिसकी वजह से वो बाहर की साइड जा रहा होगा। तो उस स्लिपिंग टेंडेंसी को रोकने के लिए एक फ्रिक्शन फोर्स अंदर की साइड लगेगी। तो उस फ्रिक्शन, ये जो फ्रिक्शन फोर्स अंदर की साइड लगी उसने इसका जो बाहर की साइड कुछ एक्सेलरेशन होता है उसे रोक लिया बेसिकली। तो ये आपका पहला क्वेश्चन था फ्रिक्शन, जहाँ पे हमने सर्कुलर मोशन की, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बातें करी। तो ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। यहाँ पे आपने एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखा कि कैसे फ्रिक्शन फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह एक्ट करती है। तो अब आपको आगे से ये याद रहेगा कि जहाँ पे भी कुछ फ्रिक्शन फोर्स होगी और कुछ मोशन सर्कुलर पाथ में मूव करा होगा, तो आपको याद रहेगा कि कैसे हम फ्रिक्शन फोर्स को सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह एक्ट करवा सकते हैं। कैसे करती है, करवा नहीं सकते, बेसिकली कैसे हम ऑब्जर्व करते हैं कि फ्रिक्शन फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स है। एंड देन फिर वहाँ से हमारी दो इक्वेशन बनती है, एक ये क्या कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स वाली, और एक हमें फ्रिक्शन फोर्स का पता ही होता है। तो हम दोनों टर्म्स को इक्वेट कर सकते हैं बेसिकली और आपका आंसर आ जाएगा। ओके, सेकेंड केस की बात करते हैं। ओके, तो ये क्या है, ये हमारी बेसिकली एक स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग के ऊपर एक एम मास का ब्लॉक कुछ है, यहाँ पे स्ट्रिंग से एक एम मास का ब्लॉक अटैच्ड है कुछ, और जो ये स्ट्रिंग है ये कुछ इसके अलॉन्ग आप कह सकते हो बेसिकली कॉनिकल पाथ में। ये जो एम मास का ब्लॉक है, ये अगर मैं इसकी बात करूँगा ये सर्कुलर होगा इस वाले प्लेन में, राइट, दिख रहा है ये नीचे, तो ये ऐसा कौन एक बन रहा होगा, राइट। ये स्ट्रिंग है बेसिकली, और ये नीचे वाला पाथ अगर आप ये देखोगे, ऊपर से देखोगे तो ये एक सर्कल होगा, राइट, ऊपर से देखोगे तो एक सर्कल होगा, और ऐसे एक कौन है बेसिकली। ठीक है, तो ये आपका मोशन हो रहा है। तो ये स्ट्रिंग है बेसिकली, ये जो सर्कुलर एक इस पे ऊपर एम मास का एक ये कुछ भी बॉल टाइप आप समझ सकते हो, और जो स्ट्रिंग है ये यहाँ पे मतलब ओमेगा से रोटेट कर लिया, तो ऐसे रोटेट कर लिया, राइट। ये वाला मतलब आपका ओमेगा है।
तो आप इस m मास का FVD बनाना अगर आप स्टार्ट करते हो तो आप ये कह सकते हो ये T है, इस पर नीचे की साइड mg है, तो आप इस m मास का अगर बनाना स्टार्ट करते हो तो इस पर ये वाला T है, नीचे की साइड mg है, ओके। और T का एंगल कितना होगा, आप ये वाला एंगल आपको जनरली पता होता है, ये थीटा पता होता है, तो आपको ये पता होगा ये थीटा होगा, तो आपको ये पता होगा ये थीटा होगा, ओके। देन एक और चीज़ क्या हो सकती है, एक और चीज़ होगी, क्योंकि ये जो m है, m वाला ब्लॉक है, एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है और इसकी सर्कुलर पाथ की कुछ रेडियस होगी, इसे मैं कैपिटल R अगर मैं कह देता हूँ, इस स्ट्रिंग की लेंथ को मैं L कह देता हूँ, ओके। तो कैपिटल L और कैपिटल R में भी कुछ रिलेशन होगा, वो हम बाद में बात करेंगे, अभी R कह देता हूँ। और ये ओमेगा से मैं कह रहा हूँ मूव कर रहा है, तो इसकी साइड कुछ ओमेगा स्क्वायर R हमारा क्या होगा, AR होगा बेसिकली। तो हम क्या करते हैं, बेसिकली FVD बनाया, टेंशन और mg शो करी, एक्सलेशन बॉडी डायग्राम बनाया, तो एक्सलेशन कितनी होगी इसकी, ओमेगा स्क्वायर R होगी, जो कि रेडियल एक्सलेशन है, जो कि सेंट्रीपिटल एक्सलेशन है। तो यहाँ तक इसका FVD और एक्सलेशन बॉडी डायग्राम हो गया। उसके बाद सॉल्व करते हैं, अगर इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं तो t cos थीटा हमारा mg के इक्वल होगा बेसिकली, और t का साइन थीटा, तो t का साइन थीटा वाला जो कंपोनेंट है वो आपका होगा इसका m ओमेगा स्क्वायर R के इक्वल, ओके। तो आप यहाँ से t निकाल सकते हो बेसिकली, t कितना आएगा आपका, t आएगा आपका mg बाय कॉस थीटा, t की वैल्यू mg बाय कॉस थीटा आएगी यहाँ से, और आप यहाँ पे अगर पुट करोगे mg बाय कॉस थीटा तो ये बनेगा mg टाइम्स टेन थीटा इजक्वल्स टू m ओमेगा स्क्वायर R। m से m अगर आप काट दोगे तो ओमेगा स्क्वायर की आपके पास वैल्यू आ जाएगी g टेन थीटा बाई R, और R को भी आप रिप्लेस कर सकते हो। अगर आप इस राइट एंगल ट्रायंगल में देखोगे, ये हाइपोटेनियस है, ये आपका सेंटर है और ये आपकी रेडियस है बेसिकली, राइट। तो क्या होगा, L का कॉस थीटा L का साइन थीटा R के इक्वल होगा, जो R होगा वो आपको L साइन थीटा के इक्वल होगा, इस ट्रायंगल में से आप देख सकते हो। तो ओमेगा स्क्वायर आपका किस तरह इक्वल आएगा बेसिकली, जी टेन थीटा बाय का L साइन थीटा, जिससे आप ये भी कर सकते हो g बाई एल कॉस थीटा, राइट। टेन थीटा का साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा, तो ये आप g बाई एल कॉस थीटा भी कर सकते हो। तो ये ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आ गई। तो जनरली इस क्वेश्चन में क्या पूछते हैं, इन क्वेश्चन में टाइम पीरियड आपसे पूछ सकते हैं। तो टाइम पीरियड क्या होता है आपका, जनरली 2 पाई ओमेगा होता है, राइट, 2 पाई ओमेगा। तो आप सीधा सीधा लिख सकते हो 2 पाई ओमेगा, ओमेगा कितना होगा, रूट ओवर ऑफ, तो ये ऐसे आएगा L बाई जी कॉस थीटा, L cos थीटा बाई जी, सॉरी क्या कर रहा हूँ, तो टाइम पीरियड आपका आएगा 2 पाई L cos थीटा बाई जी, 2 पाई L cos थीटा बाई जी। तो बेसिकली एक टाइप का क्वेश्चन था जो कि आप सॉल्व करोगे, ये वाला बहुत आते हैं वाले क्वेश्चन, बेसिकली कॉनिकल प्रॉब्लम्स कह सकते हैं इसे, सर्कुलर पेंडुलम, कॉनिकल पेंडुलम कह सकते हो, है ना। तो ये वाला मोशन बहुत आता है कि बेसिकली स्ट्रिंग से ऐसे टांग दिया और घुमा दिया। तो ये तो अभी सबसे सिंपल वाला मोशन हमने लिया है, जहाँ पे एक ही मास था, एक ही स्ट्रिंग थी, और क्या कहते हैं, सारा जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस था वो रेस्ट पे था, मतलब नॉर्मल छत से अटैच कर रखा है। इससे आगे क्वेश्चंस में क्या कर सकते हैं, कभी क्या कह सकते हैं कि इस छत की जगह इसे ऐसे प्लेन से कुछ अटैच कर सकते हैं, राइट, कुछ ऐसे थीटा प्लेन पे ऐसे कॉनिकल पेंडुलम आपको घुमा रहे हैं कुछ, तो आपको पता नहीं चलेगा कैसे क्वेश्चन सॉल्व करोगे, लाइक वहाँ पे कुछ गड़बड़ी हो सकती है। या फिर ये कह सकते हैं कि ये है, ये कार है और ये मूव कर रही है, ये कॉनिकल पेंडुलम है अगेन, लेकिन ये जो ये कार है ये मूव कर रही है आगे की साइड, कुछ एक्सीलरेशन है इसे, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस चेंज कर सकते हैं, तो आपके क्वेश्चंस चेंज कर सकते हैं कॉनिकल पेंडुलम में। या फिर कुछ ऐसा क्वेश्चन बना सकते हैं कि ये एक खंबा टाइप है, ये एक स्ट्रिंग है, ये एक मास है, ये एक है, और ये ओमेगा से ऐसे मूव करा रहे हैं, ओमेगा से ऐसे मूव करवा रहे हैं। तो ये कुछ L लेंथ की है, ये कुछ L1 की है, L2 की है, तो मतलब समथिंग लाइक दैट। तो ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। तो लाइक इन्हीं के वेरिएशंस बन सकते हैं इन क्वेश्चन को। तो आज मैंने आपको सिंपल सादा सबसे सिंपल एक क्वेश्चन करवाया था कॉनिकल पेंडुलम का। कल आपको इसी कॉनिकल पेंडुलम के कुछ वेरिएशंस करवाएंगे, एंड देन फिर और इसी सर्कुलर मोशन का आज पार्ट 1 था बेसिकली। आज तो मैंने आपको बेसिकली बस फील दिलवाया है कि सर्कुलर मोशन होता कैसे है, फ्रिक्शन वाला एक फील दिलवा दिया, टेंशन वाला एक फील दिलवा दिया कि कैसे फ्रिक्शन वाली फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स की रिएक्ट करती है, यहाँ पे कैसे टेंशन का एक कंपोनेंट सेंट्रीपिटल फोर्स की रिएक्ट कर रहा है। तो ये आपको फील दिलवा दिया। ओके, तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू।